फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो वापस हम लोग आज की इस वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 10वीं का हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पे हमने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हमने इसके फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझा था। अब इसका पूरा विश्लेषित यूरोप में राष्ट्रवाद में यूरोप किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तथा फ्रांस की क्रांति को पूर्ण रूप से हमने पिछले वाली वीडियो में समझा था। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसका भाग 2 इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग 7 देशों में राष्ट्रवाद के बारे में जानने वाले हैं, 7 देशों की क्रांतियों को, जिसमें सबसे पहला नंबर है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है इटली, तीसरा जर्मनी, चौथा यूनान, पांचवा हंगरी, छठा पोलैंड और सातवां बोहेमिया। तो जिसमें सबसे मुख्यतः हमने आपको बताया था कि सबसे पहला क्रांति आपका फ्रांस में हुआ था और इसी क्रांति के कारण इन सारे 6 देशों में क्रांति की लहर उठी थी। तो इसी कारण हमने एक स्पेशल वीडियो में फ्रांस की क्रांति को समझा दिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति के अलावा बाकी अन्य देशों की क्रांति, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया की क्रांति के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस अध्याय को हम लोग पूर्ण रूप से आपको एक कहानी की तरह समझाएंगे ताकि आपको एकदम स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप वह वाला वीडियो हमारा देख लीजिए जाके, तभी यह वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो बिना समय गए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन फटाफट से दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल से आपको किसी भी कारणवश यदि आपके विद्यालयों में पढ़ाई ढंग से नहीं होता है तो हम आपको निःशुल्क पढ़ाई देने का कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इसी इटली के ही एकीकरण में हम लोग इसी इटली के अध्ययन में हम लोग मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी इस सब के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह इटली जो देश है यह हमारे विश्व के मानचित्र पे कहाँ पे अवस्थित है। तो वर्तमान में जब आप यूरोपीय मानचित्र पर देखिएगा तो यहाँ पे जब आप हम जूम करते हैं तो यहाँ फ्रांस के बगल में ही यह इटली स्थित है, जो कि पहले इस तरह से नहीं था। अपने एकीकरण से पहले यह बहुत सारे खंडों में बटा था। तो हम लोग पहले पुराने वाले इटली के मानचित्र को देखते हैं और उसी से स्पष्टता आपको समझाते हैं। तो देखिए, अपने एकीकरण से पहले इटली का जो मानचित्र था वह कुछ इस तरह का आपको दिखता था, जो कि बहुत ही अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जिसके इस तरफ में आप फ्रांस देख सकते हैं और इस तरफ में ऑस्ट्रिया था। तो चलिए, अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम आपको बुक से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बुक से पढ़ाएंगे तो आप बोरिंग हो जाएंगे, तो हम इस प्रकार से नोट्स बना के लाते हैं, उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं इटली के एकीकरण के बारे में तथा अन्य देशों के एकीकरण के बारे में। इसे आप नोट डाउन भी बीच बीच में वीडियो रोक के करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। जैसा कि हम लोग बताया आपको, इटली तथा जर्मनी यह दोनों बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए थे। इसमें जब पहला पॉइंट कहा जा रहा है वह कह रहा है कि लोबार्डी एवं वेसेनिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। अब हम ढूंढते हैं लोबार्डी और वेसेनिया कहाँ हैं। तो जब आप यहाँ ऑस्ट्रिया के बगल में देखेंगे तो यह जो दो खंड देश हैं यह ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। यह दोनों ऑस्ट्रिया के अंडर में थे और अब ऑस्ट्रिया उन लोग को कब्जा लिया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि उस समय में ऑस्ट्रिया एक महाशक्ति के रूप में था, जो कि बहुत सारे देशों पर कब्जा करके बैठा हुआ था। तो यह दोनों भी राज्य उसी के ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। फिर है कि दूसरा, मध्य इटली में धर्मगुरु पोप का शासन था। जैसा कि हम लोग में धर्मगुरु, हिंदू धर्म में धर्मगुरु होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं, उसी तरह से ईसाई में भी धर्मगुरु हैं, जो कि पोप थे। वह मध्य इटली में रहते थे, धर्मगुरु पोप, ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि दक्षिण में नेपल्स तथा सिसिली राज्यों में बुर्बो राजवंश का शासन था। तो आप जब दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे नेपल्स और तथा सिसिली है, जहाँ पे बुर्बो राजवंश का आधिपत्य था।
हम लोग आपको बुर्बो राजवंश के बारे में उसका स्टार्टिंग तथा अंत पूरा आपको पिछली वीडियो में बताए थे, तो हम आपको पहले ही अनुरोध करते हैं कि पहले वह वीडियो देख लें। तो इस पे बुर्बो राजवंश का हक था, इस पे जो था ऑस्ट्रिया का, और इस पे धर्मगुरु पोप का हक था, ठीक। और उत्तर पश्चिमी के कुछ राज्यों फ्रांस के कब्जे में थे, और बचा यह जो भाग था इसमें यह सब फ्रांस के कब्जे में था। तो एक तरह से आप देखिएगा तो इटली जो था वह पूरा खंड के रूप में था, और अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह के अलग अलग देश अलग अलग राजवंश का शासन स्थित था। इसी कारण इटली का जो एकीकरण था वह बहुत ही टाइम लगा उसके एकीकरण के होने में। तो मानचित्र से तो आप लोग समझ ले कि इटली का दशा क्या था उसके एकीकरण से पहले। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 1814 में नेपोलियन के पतन के बाद 1815 के में जब एक वियना कांग्रेस की बैठक हुई, तो तभी इटली के लोगों को भी लगा कि हमारा देश भी एक होना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में वियना कांग्रेस के बारे में बताया था, जो कि मेटरनिक थी, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ था नेपोलियन के पतन होने के बाद। तो उसी वियना कांग्रेस के बाद जो इटली है इसके लोगों को भी जागरूकता है कि हम लोग का भी देश जब एक में बटा हुआ होगा, किसी प्रकार से बटा हुआ नहीं होगा, सब एक में होंगे, तो हम लोग भी किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं और एक महाशक्ति बन सकते हैं। तो इसीलिए 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। तो फिर आगे है, अब हम लोग जानेंगे कि जोसेफ मेज़नी का योगदान इटली के एकीकरण में। पहले हम लोग जोसेफ मेज़नी का आपको चित्र दिखा देते हैं। तो देखिए यही है मेज़नी साहब, जो कि इटली में कुछ खास कार्य नहीं किए थे, लेकिन इटली में जो एकीकरण का जो भावना था, सोच था, वो इन्हीं के कारण उदय हुआ था, भावना का उजागर इन्हीं के कारण हुआ था। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका क्या योगदान था इटली के एकीकरण। तो मेज़नी जो थे उनका पूरा नाम जोसेफ मेज़नी था। इनका जो जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। वे फ्रांस के राजक्रांति में बहुत ही प्रभावित थे तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तब तक तो फ्रांस का राजक्रांति पूरा अपने चरम सीमा पर था। उसी वक्त नेपोलियन का भी शासन था, तो इसीलिए यह फ्रांस के क्रांति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इटली के एकीकरण के ज़्यादा समर्थक थे। फिर सन 1831 में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की, जिसे नए इटली का निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। यह क्वेश्चन जो आपका एक मोस्ट वीवीआई के तौर पर आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि यंग इटली नामक संस्था का गठन कब और किसने किया। तो 1831 में किया। किसने किया? तो मेज़नी ने किया। क्यों किया? तो इटली के निर्माण को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए। फिर 1834 में इन्हीं ने यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया, और मेज़नी ने अन्य देशों से भी चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो यह जो यंग इटली और यंग यूरोप बनाया मेज़नी ने, यह अपना एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों का गठन किया। सबसे पहले यह इटली में बढ़ावा देने के लिए यंग इटली बनाया, फिर उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में भी यह इस भावना को उत्प्रेरित करने के लिए यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया 1834 में। अर्थात 3 साल बाद ही यंग इटली के 3 साल बाद ही यंग यूरोप का गठन कर दिए मेज़नी साहब ने। फिर उसके बाद है कि अगला जो टॉपिक है कि मेज़नी अपने विचार से इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, और अंततः ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेज़नी की हार हुई और वह पलायन करके दूसरा देश चल गया। तो जो मेज़नी थे, हमने आपको पहले ही बताया, कुछ खास योगदान नहीं किए थे, केवल यह अभी लोगों में प्रोत्साहन कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन करिए, आप लोग अपने देश को एक जगह एकत्रित करें। तभी ऑस्ट्रिया, जो कि उस समय का महाशक्ति था, वह हस्तक्षेप किया और इटली में जनवादी आंदोलन करके इसे कुचल डाला। मतलब कि मेज़नी को भागना पड़ गया अपना देश छोड़ के। तो मेज़नी का काम यहीं तक खत्म रहा। बस इतना ही योगदान था मेज़नी के इटली के एकीकरण में। अब मेज़नी के बाद
जो लोग आए इटली के एकीकरण में योगदान देने, तो उनमें नाम था विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर। इन दोनों का काफ़ी योगदान रहा है। चलिए इन लोग के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। इनका जो चित्र है आप अपने बुक में देख सकते हैं, उसमें दिया गया है। तो देखिए, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिरामाउंट का शासक था तथा राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था। अब हम लोग देख देते हैं कि यह सार्डिनिया पिरामाउंट कहाँ है। तो देखिए, जब आप पुराना इटली का मैप देखिएगा तो उसमें यह फ्रांस के साइड में सार्डिनिया पिरामाउंट, इसी का शासक जो थे विक्टर इमैनुअल, इसी जगह का शासक थे सार्डिनिया पिरामाउंट के। ठीक है, फिर विक्टर इमैनुअल ने राष्ट्र के एकीकरण हेतु काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर इमैनुअल वहां पे अपना राष्ट्र के राष्ट्रवादी विचारधारा को ज़्यादा प्रेरित करने के लिए वहां पे प्रधानमंत्री के तौर पर काउंट काबूर को नियुक्त किया गया। सबसे पहले काउंट काबूर ने अपने राज्य सिंड्रिया पिरामाउंट के उन्नति पर ध्यान दिया और उनके प्रयास से यह सशक्त राज्य बन गया। काउंट काबूर एक बहुत ही अच्छा काम किए थे। सबसे पहले तो वह अपने ही राज्य, जहाँ पे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया सिंड्रिया पिरामाउंट, वहाँ पे उन्होंने तरक्की करने का काम किया और उस जो प्रयास किए वह उससे जो सिंड्रिया पिरामाउंट है वह एक अच्छा राज्य भी बन करके सामने आया और जो कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में भी आया। तो काबूर एक समझदार व्यक्ति थे जिन्हें यह पता था कि अपने इटली राष्ट्र की ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हटाने के लिए विदेशी सहायता आवश्यकता है। जो काउंट काबूर थे वह यह जानते थे कि उनको जो किसी भी महाशक्ति, जैसे में ऑस्ट्रिया उस समय का महाशक्ति था, उसको हस्तक्षेप से हटाने के लिए सबसे पहले उसको विदेशी सहायता चाहिए था। तो जब आप मानचित्र में देखिएगा तो मानचित्र में जो सार्डिनिया पिरामाउंट है उसके जस्ट बगल में फ्रांस है, जो कि उसको विदेशी सहायता दे सकता था। तो अब फ्रांस का रोल आएगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते। तो वही विदेशी सहायता पाने के लिए जब आप देखिएगा तो काउंट काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की, ताकि उसे विदेशी सहायता चाहिए थी। तथा युद्ध के समाप्ति के बाद 1857 में पेरिस की संधि हुई, जिसमें फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने इटली को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देने का वादा किया। अब चूंकि काउंट काबूर ने इसीलिए मदद किया था फ्रांस का, ताकि उसे विदेशी सहायता प्रदान हो सके। इसीलिए ने फ्रांस के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे नेपोलियन तृतीय, उन्होंने यह वादा भी किया कि इटली को जब जरूरत पड़ेगा तब हम सैनिक मदद देंगे। लेकिन फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर काबूर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर था। अंततः काबूर के इशारे पर लोम्बार्डी और वेसेनिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हुआ। फलस्वरूप 1859 में दोनों पक्षों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यह जो लोम्बार्डो और वेसेनिया यह कहाँ है? तो देखिए, जब आप देखिएगा तो आप लोग को हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो लोम्बार्डो वेसेनिया है इस पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य है। तो जो सार्डिनिया पिरामाउंट के जो प्रधानमंत्री थे काउंट काबूर, उन्होंने फ्रांस से सहयोग मांगा। फ्रांस ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, इसीलिए इन्होंने कहा साबर्डी और वेसेनिया को कि युद्ध करिए। जब युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो फ्रांस का सहायता पाकर जब युद्ध शुरुआत किया इसने काउंट काबूर ने, तो ऑस्ट्रिया ने भी युद्ध शुरुआत किया। कब? तो 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। मतलब ऑस्ट्रिया भी उधर से भी युद्ध करने लगा और इधर से काउंट काबूर भी युद्ध करने लगा। किसके, कौन से राज्यों से? तो लोम्बार्डी और वेसेनिया के राज्यों से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, युद्ध जब चल ही रहा था, युद्ध जारी था, कि अचानक फ्रांस ने अपने युद्ध से अलग कर लिया, जिसके निम्न कारण थे। अब जब युद्ध शुरू हो गया, सब चीज दोनों पक्षों में युद्ध होने लगा, तो अचानक से फ्रांस अपना सैनिकों को पीछे कर लिया। अब काहे पीछे किया? तो उसका 3 गो कारण था जो कि उसे पीछे किया। जो पहला कारण था कि फ्रांस प्रसा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को सहायता करने का वचन दे दिया था। यह प्रसा का युद्ध हम आगे आपको बताएंगे, अभी नहीं। अभी यह समझिए कि जो प्रसा का युद्ध एक युद्ध हुआ था
जिसमें ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को सहायता करने के लिए वचन दिया था, जिसके कारण फ्रांस मजबूर हो गया था, वह नहीं युद्ध कर सकता था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। फिर दूसरा कारण था कि काबुल की सहायता करना फ्रांस के लिए काफ़ी खर्चीला था। अब चूंकि किसी को भी बिना पैसा के आप अपना सैनिक बल देते जाएंगे, अपना हथियार देते जाएंगे, तो कब तक चलेगा? वो पैसा तो आपका खर्च होगा और उससे फ्रांस को किसी प्रकार का लाभ भी नहीं पहुंचने वाला था। और तीसरा कारण था कि इटली का संगठित होना फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। क्योंकि आपने जब मानचित्र देखा तो उसमें आपको हम मानचित्र पे ही समझा। इस मानचित्र में जब आप देखिएगा तो इधर फ्रांस था और इधर ऑस्ट्रिया था, बीच में था इटली। तो जो फ्रांस ने ध्यान दिया कि यदि यह जो इटली है यह संगठित हो गया और एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया, तो यह फ्रांस पे भी आक्रमण कर सकता है और ऑस्ट्रिया पे भी आक्रमण कर सकता है। यह सोच के फ्रांस ने अपने सैनिकों को पीछे ले लिया और इस युद्ध को रोक दिया वहीं। अब चूंकि फ्रांस ने अपने सैनिकों को पीछे लिया तो अंततः इटली कमजोर पड़ गया और इटली तथा ऑस्ट्रिया के बीच ज्यूरिख की संधि हुई, जिसके अनुसार मतलब अब इटली थी, शुरू युद्ध तो इटली ने किया जब, परंतु फ्रांस ने उसको धोखा दे दिया। तो इसके कारण इटली ने युद्ध विराम करना चाहा, जिसके लिए एक संधि हुई। उस संधि के अनुसार पहला 3 शर्त रखा गया, जिसमें पहला था लोबार्डो का प्रदेश पिडमाउंट के अधिकार में दे दिया जाए। तो चलिए मानचित्र पर समझते हैं कि लोबार्डी का प्रदेश पिडमाउंट के अधिकार में दिया जाए। तो देखिए वह जो संधि हुआ, उस संधि में प्रथम यह शर्त था कि यह जो लोबार्डी है इसको इस पिडमाउंट के अंडर में इतना में जोड़ दिया जाए। यह उस संधि का प्रथम था शर्त। फिर उसके बाद दूसरा शर्त था कि वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रखा जाए। अब देखते हैं हम लोग। तो जो दूसरा शर्त था उसके अनुसार, जबकि देखिए पहले से यह जो लोबार्डी और वेनेशिया था यह ऑस्ट्रिया के अधिपत्य में था, लेकिन जब लोबार्डी इस सेवानिया और पिडमाउंट के अधिकार में आ गया तो बचा वेनेशिया। तो ऑस्ट्रिया का कि वेनेशिया जो है वो हमको दे दिया जाए, तो ऑस्ट्रिया को वेनेशिया मिल गया। और जो तीसरा था कि नीस तथा उस सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए जाए। तो देखिए यहाँ पे था नीस, तो इसको फ्रांस को दे दिया जाए, यह तीसरा में कहा। तो कुल मिला जोड़ा के संधि में यह कहा गया कि यह जो लोबार्डिया है यह पिडमाउंट को दे दिया जाए और यह नीस फ्रांस को दे दिया जाए और ये वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया जाए। यह युद्ध विराम के संधि में कहा गया, जिस संधि का नाम ज्यूरिख संधि था। इस ज्यूरिख संधि कब हुआ? तो यह ऑस्ट्रिया तथा इटली के बीच में हुआ, जब फ्रांस ने इटली को धोखा दिया और युद्ध विराम की ओर जाने लगा। इस ज्यूरिख संधि में यह 3 बातों को ध्यान रखा गया, जो हमने आपको समझा दिया। फिर हम बढ़ते आगे। अब युद्ध से हटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को काउंट काबूल ने अपने क्षेत्र नीस तथा सेवाय के प्रदेश का लोभ देकर ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्य इटली के एकीकरण हेतु मध्यस्थता करने के लिए जारी रखवाया। अब चूंकि काउंट काबूल तो चाहते थे कि एकीकरण हो पूरा इटली का, तो उन्होंने किसका लोभ दिया? तो उन्होंने लोभ दिया कि क्षेत्र नीस का सेवाय तथा उसका प्रदेश है वह हम फ्रांस को दे देंगे, यदि आप पिडमाउंट तथा ऑस्ट्रिया के मध्य इटली को लेकर के युद्ध लड़ाएंगे। चलिए इसको हम मानचित्र पे इस लाइन को हम बताते। तो देखिए इन्होंने कहा, काउंट काबूल ने फ्रांस के राष्ट्रपति जो नेपोलियन तृतीय था उनको कहा कि यह जो नीस का क्षेत्र है यह हम आपको दे देंगे, फ्रांस के अंदर में सब दे देंगे। आपको उसके बदले क्या करना होगा? तो आपको जो यह मध्य जो इटली दिख रहा है, हम थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, तो यह जो मध्य इटली है इसमें और ऑस्ट्रिया में युद्ध करवाना है, ताकि इस मध्य इटली का एकीकरण संभवतः पूरा हो सके। यह काउंट काबूल का सोच था। तो अंततः काउंट काबूल का मध्य इटली की सभी रियासतों परमा, मेडोना, टस्कनी इत्यादि के जनमत संग्रह करवा के अपने में मिला लिया। अर्थात यह जो काउंट काबूल ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। चलिए आपको हम मानचित्र पर कि देखिए काउंट काबूल के प्रयास से यह चारों अपने में थे ही। जो पहला हुआ संधि, अब उसके बाद काउंट काबूल ने इतना इटली को एकीकरण कर दिया। अब बचा था इतना इटली, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना इटली का एकीकरण काउंट काबूल द्वारा करवा दिया गया। वही लास्ट में कहा जा रहा है कि इस प्रकार
882 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था। हमने आपको दिखा दिया कि दक्षिण के भाग को छोड़कर बाकी ऊपर में जितना भी भाग था उसका जो एकीकरण है वह काउंट काबूर द्वारा कर दिया गया। अब हम लोग बुलाते हैं गैरिबल्डी जी को कि अब वह क्या किया। तो काउंट काबूर के बाद अब गैरिबल्डी का योगदान था इटली के एकीकरण में, जो कि पूर्णतः यह कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए इनके बारे में बनते हैं। तो गैरिबल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक थे और मेजनी के विचारों के समर्थक थे। ठीक है, उसने अपने नेतृत्व में लाल कुर्ती दल नामक सेना का संगठन किया, जिसके सहयोग से उन्होंने दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से स्वतंत्र कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि दक्षिण का भाग बचा था जिसमें सिसिली और नेपल्स जैसे राज्य आ रहे थे, तो वो उसमें बुर्बो राजवंश का आधिपत्य था, जिसको एक लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। गैरिबल्डी जी ने उस लाल कुर्ती नामक संगठन से के सहयोग से बुर्बो राजवंश से स्वतंत्र कर दिया दक्षिण इटली को। अब उसके बाद क्या हुआ, तो गैरिबल्डी ने दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उनसे किसी प्रकार का संधि नहीं किया, डायरेक्ट विक्टर इमैनुअल को वह सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिणी इटली के शासक बनने के प्रस्ताव को भी गैरिबल्डी ने अस्वीकार कर दिया। गैरिबल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। तो अब फिर हम थोड़ा सा पढ़ा के फिर आपको मानचित्र पे पूर्ण रूप से बताएंगे। उनके इस त्याग और बलिदान की भावना के कारण गैरिबल्डी के चरित्र को हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने खूब प्रचारित किया गया। अब इटली बड़ा राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र हो चुका था अतः विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी इटली को मिला लिया और अपने देश की राजधानी बना ली। तो इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब इसको हम लोग मानचित्र पे आपको एक सारांश के तौर पर बता देते हैं। तो देखिए, यह था आपका पुराना इटली। इस इटली का एकीकरण किस तरह से संभव हुआ, तो इसका हम लोग पूरा सारांश आपको जानते हैं। तो सबसे पहले इटली में के एकीकरण के लिए सबसे पहले सामने आए मेजनी जी, जो कि कुछ खास नहीं किया, केवल सारे इटली तथा पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार किए। तो उसके बाद इटली का जो शासक थे इस भाग के सेवेनिया, सार्डिनिया और पिडमाउंट भाग के जो शासक थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल, उन्होंने गैरिबल्डी को प्रधानमंत्री बनाया अपने क्षेत्र में। मतलब इतना क्षेत्र को के लिए गैरिबल्डी माफ करिएगा काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो काउंट काबूर ने सबसे पहले फ्रांस से सहयोग पाकर ऑस्ट्रिया से एक युद्ध किया, जिसमें उन्होंने वेसेनिया और कर्बर्निया यह जो राज्य थे इतना भाग को अपने में ले लिए युद्ध करके ऑस्ट्रिया से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ जो सबसे पहले तो इतना भाग को अपने में ले लिए, फिर फ्रांस को लोभ दिए प्रधानमंत्री काबूर जी। फ्रांस को जब लोभ दिए कि यदि आप हमें यह जो मध्य इटली का भाग है इसका एकीकरण करवा देते हैं तो हम आपको इतना भाग आपको हमेशा फ्री में दे देंगे। तो लोभ में आकर फ्रांस के जो उस वक्त के सम्राट थे नेपोलियन तृतीय, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इटली का जो इतना एकीकरण था यह कंप्लीट हो गया। किसके द्वारा, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे काउंट काबूर, उनके द्वारा। अब आते हैं गैरिबल्डी जी, जो कि मेजनी के विचारों के समर्थक थे। अब इतना सारा जो भाग बचल था एकीकरण के लिए, उन्होंने बुर्बो राजवंश को यहाँ से हटा के युद्ध करके हटा दिया और इतना सारा भाग का एक ही थी स्वतंत्र करवा के इन सारे भागों को किसको सौंप दिया, तो विक्टर इमैनुअल को इन सारे भागों को सौंप दिया। और उन्होंने किसी भी प्रकार का ना संधि किया, ना पैसा मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। अपने सारे धन को, जो गैरिबल्डी थे पेशे से नाविक थे, वो अपने सारे धन को अपने राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिए तथा युद्ध भी किए जो थी बुर्बो राजवंश से इस भाग को, दोनों सिसिलियों के राजतंत्र को छुड़ाने के लिए। तो उससे युद्ध भी करके इटली का संभवतः पूरा एकीकरण करवा दिए। और उसके बाद जो विक्टर इमैनुअल इटली के जो शासक थे, उन्होंने रोम को भी एक में करके रोम को इटली का राजधानी बना दिया। जो इटली हमें आज का दिखता है वह कुछ इस प्रकार से ही दिखता है। चलिए इसको हम लोग नए वाले मानचित्र पे दिखाते हैं। तो देखिए आज के मानचित्र पे
हमारा जो यह इटली देश है कुछ इस प्रकार से आपके सामने नजर आता है, जो कि यह बहुत सारे एकीकरण, बहुत सारे युद्धों के बाद का परिमाण है। उसके बाद ही यह बनकर के तैयार है। अब हमने फ्रांस का भी एकीकरण पढ़ लिया, फ्रांस की क्रांति भी पढ़ लिया और इटली का एकीकरण भी पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग जर्मनी तथा अन्य सभी को कंप्लीट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यह इसी वीडियो में हम करने वाले थे, परंतु यह वीडियो अभी 25 मिनट का हो गया, तो यह लगभग 1 घंटा का पहुंच जाएगा। अब कुछ खास नहीं है, अब इटली के बाद फिर जर्मनी मेन है, बाकी सब जो देश हैं वह तुरंत आज़ाद हो गए हैं। बाकी सब जो देश हैं उन लोग में ज़्यादा झंझट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको फ्रांस तथा इटली का एकीकरण, मतलब फ्रांस का क्रांति और इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। यदि आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त होता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि आपके साथ अभी अध्ययन करें कक्षा 10वीं में, ताकि और वह भी आपकी तरह गरीब है, आपके उनके पास उतना पूंजी नहीं है कि वह पढ़ सके कोचिंग, तो मुफ्त में कोचिंग हमारे पास कर सकते हैं निःशुल्क, ताकि आपको किसी भी कारण से स्कूल में पढ़ाई ना हो सके तो हमारे चैनल से पढ़ाई हो सके। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके जल्दी समक्ष, बहुत ही जल्दी आपके समक्ष हम लोग उपस्थित होने वाले हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।